फरवरी 2024 में म्यांमार ने एक ऐसे पुराने कानून को फिर से लागू कर दिया जो 14 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार ने, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था और जो भारत का पड़ोसी भी है, दक्षिण एशिया का देश है, उसने अपने यहाँ 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए और 27 वर्ष से कम आयु की युवतियों के लिए या कई महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली है सेना में भर्ती होने की। और सेना में भर्ती होने से मना करने वाले ऐसे युवाओं को वहाँ की सैन्य सरकार 2 साल की जेल की सजा दे रही है। तो इसी कारण वहाँ के युवा वहाँ की सेना में भर्ती होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सेना अपने आप में गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ा हुआ है। सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर उसका तख्ता पलट करके वहाँ पर अपना एक आधिपत्य स्थापित कर दिया है, जिसके विरोध में वहाँ की आम जनता है। और वहाँ पर सेना के बीच और वहाँ की जनता के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अमूमन आपने देखा होगा कि किसी भी देश की सेना वहाँ अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करती है और उनके सुख दुख में साथ देती है। मगर ये विडंबना देखिए कि म्यांमार जैसे देश के सैनिक अपने ही देश की जनता के खून के प्यासे हो गए हैं। वहाँ की सेना के हेलीकॉप्टर, वहाँ की सेना के फाइटर जेट अपने ही देश के नागरिकों पर, उनके घरों पर बम बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल लोतेला स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ष 1999 में म्यांमार का नाम बदलकर बर्मा कर दिया गया था। म्यांमार की सैन्य सरकार ने जो अनिवार्य भर्ती का नियम निकाला है, 55 से 60 हजार के आसपास उन्होंने नए सैनिक सेना में भर्ती करने हैं। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि वहाँ की सैन्य सरकार अपने देश में गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण सेना में सैनिकों की कमी से जूझ रही है, उसे अपने ही देश की एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने का उस पर आरोप है। और इसी से वो आम जनता से लड़ने के लिए और कई ऐसे विभिन्न गुटों से लड़ने के लिए उसे सैनिकों की वहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए उनने अनिवार्य सेना भर्ती वहाँ पर निकाली हुई है। सैन्य शासन वाली सरकार के खिलाफ वहाँ के विभिन्न संगठनों ने, आम नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए ताकि वहाँ पर फिर से लोकतंत्र की बहाली हो। उस लोकतंत्र को बनाने के लिए उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, मगर वहाँ की सैन्य सरकार ने उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को उनका दमन करने का काम किया, उनको पूरी तरह कुचलने का काम किया। और ऐसे में म्यांमार में पुराने जो गुट थे वहाँ पर वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिससे सेना को और उनको इन गुटों का सामना करना पड़ा और इन गुटों से लड़ना पड़ा। साथ में उनको जनता से भी लड़ना पड़ रहा है, लोकतंत्र बहाली के लिए जो मांग की जा रही है, और साथ ही साथ उनको इन गुटों को भी जवाब देना पड़ रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर अनिवार्य रूप से सेना की भर्ती को निकाला गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश म्यांमार में अंतरकल है, कोई नई बात नहीं है, परंतु इससे देश की इकोनॉमी और देश की जो माली हालत है वो लगातार गर्त पे जा रही है। देश में 330 शहर हैं, जिसमें 230 शहरों में विद्रोह के बाद से सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, जिससे देश के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इन शहरों में रहने वाले आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके घरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक म्यांमार की लगभग 30 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसे स्थान को ढूंढ रहे हैं जहां उनकी जान बच सके। देश में गृह युद्ध के कारण बड़ा मानवाधिकार संकट गहरा गया है। पैसे की कमी के कारण वहां पर आर्थिक तंगी शुरू हो गई है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही है और महंगाई वहां पर 7वें आसमान में चली गई है। म्यांमार में जो भी विदेशी कंपनियां काम करती थी वो अपना सारा दफ्तर समेट के, यानी कि सामान समेट के अपने विदेशों को पलायन कर चुकी है। देश में बिजली की, पानी की समस्या भी बहुत गहरा गई है और जो दूसरे देश के नागरिक वहाँ पर रहते थे म्यांमार के अंदर, उन्होंने भी अपने देश का रुख कर दिया है, यानी कि म्यांमार को उन्हें छोड़ दिया है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर म्यांमार का मुख्य उद्योग हुआ करता था और वहाँ पर किसान अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं। किसान टेंटों में रहने को मजबूर है, किसान शिविरों में रहने को मजबूर है और अपने खेतों से, अपने घरों से दूर है। और किसान अगर काम नहीं कर पा रहे खेतों में, तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की भी किल्लत हो गई है और इस कारण भी महंगाई वहाँ पर बहुत बढ़ गई है। 1948 में
म्यांमार यानी कि तत्कालीन बर्मा अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। और इतिहासकारों का मानना है कि बर्मा की आज़ादी क्रांति के फलस्वरूप नहीं मिली थी। बर्मा को अंग्रेजों ने वैसे ही छोड़ दिया था जैसे उन्होंने कब्जा किया था। वहाँ पर बर्मा की आज़ादी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ था, कोई क्रांतिकारी कदम बर्मा के लोगों ने नहीं उठाया था। तो इस कारण भी, इस वजह से भी आज़ादी मिली, तो उसको, उस आज़ादी की कीमत वहाँ के लोगों को पता नहीं लगी और इसी कारण ये हुआ कि उसकी वहाँ से अराजकता भी वहाँ पर शुरू हो गई, जो बाद में एक समस्या साबित हो रही है। म्यांमार की आज़ादी के तत्काल बाद वहाँ पर दक्षिण गुट या कहें दक्षिणपंथ गुट, वामपंथ गुट, कई प्रकार के गुटों का जन्म हुआ और जिसका नतीजा हुआ कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया और इस गृह युद्ध के कारण सेना का वहाँ पर एक दबदबा बन गया। सेना का प्रभाव तब और बढ़ गया जब 1958 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई AFPFL पार्टी के विभाजित होने के बाद, जिस कारण सेना के कई अफसरों ने मंत्रालय का प्रशासन संभाल लिया। 1960 के आम चुनावों के बाद AFPFL पार्टी का एक धड़ा सत्ता में आ गया, मगर सेना ने सन 1962 में इस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट करके पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लेकिन 2 दशक के बाद सेना के एक धड़े ने इस सैन्य सरकार का भी तख्ता पलट कर दिया, यानी कि सेना ने ही अपनी सैनिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर वर्ष 2008 में एक नए संविधान के अनुसार सेना के दोनों सदनों में 25% सीटें सेना के कार्यरत अफसरों के लिए आरक्षित कर दी गई। सैन्य समर्थन से चलने वाली सरकारों का दौर वर्ष 2015 में समाप्त हो गया, जब आम चुनावों में आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्ष 2020 में फिर आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में फिर से वहाँ की लोकतंत्र से समर्थित नेता आंग सान सू की फिर से भारी बहुमत से जीतकर आई और चुनाव जीतकर सरकार बनाई। वर्ष 2020 में फिर हुए आम चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करी, पर पुराने संविधान के कारण वहाँ की संसद पर सेना का नियंत्रण बना हुआ था और यही कारण था कि वर्ष 2020 में जब आंग सान सू की सरकार, यानी कि उनकी पार्टी दोबारा जीत के आई और सरकार बनाई उन्होंने वहाँ पे, तो सेना डर गई। सेना का यह मानना था क्योंकि ये फुल मेजोरिटी में आंग सान सू यहाँ पर सरकार बना रही है, तो वो संसद में ऐसे कानून लाएंगी जिससे सेना के अधिकार बहुत कम हो जाएंगे और यही डर के कारण सेना ने वहाँ पर आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और उन पर झूठे आरोप लगाकर, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया। और जनरल हेयांग ने वर्ष 2021 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करके पूरा प्रशासन, यानी कि पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली, यानी कि सेना के हाथों में ले ली। और आंग सान सू की पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर 33 साल की उनको जेल की कैद की सजा सुनाई। वर्तमान समय में म्यांमार कई तरीके के गुटों में बढ़ गया है और ये कई तरह के गुट अपने अपने क्षेत्रों में कब्जा कर कर बैठे हैं और वहाँ अपनी तरीके से वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। और देखा जाए इन विभिन्न तरीके के गुटों में या कई सशस्त्र गुटों में आपसी सहमति भी नहीं है, यानी कि इनके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं और कई गुटों का जो मानसिकता है वो तानाशाही वाली मानसिकता है और वो लोकतंत्र के समर्थक कतई नहीं है। और वर्तमान समय में म्यांमार संकट का समाधान या हल होता हुआ नहीं दिखता है और इन विभिन्न गुटों ने सेना की स्थिति वहाँ पर कमजोर कर दी है और कहा जा सकता है कि मौजूदा संघर्ष म्यांमार को पतन की ओर धकेल रहा है, यानी कि इस देश को गर्त की ओर ले जा रहा है। हो सकता है कुछ समय बाद आपको विश्व के नक्शे पे अगर यही हालात वहाँ पर रहेंगे तो ये देश, यानी कि बर्मा का नामो निशान मिट भी सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।